और मेरे लिए आसान है, मतलब मेरे लिए वो रास्ता आसान है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये मेरे लिए कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते पे इसलिए चलना चाहिए क्योंकि जो है इससे जो है वह कई जो है वह छात्रों छात्राओं का भविष्य जीवन जो है जुड़ा हुआ है। शिक्षक जीवन जो है वह केवल जो है वह व्यवसाय नहीं, यह त्याग का जीवन है। आप कठिन मार्ग पर चलिएगा शिक्षक के तौर पर, तो आपके बच्चों की सफलताएं ज्यादा जो है वह मिलेगी, और उसी पर चलता आया हूँ अब तक। मैं 2000 से सन 2000 से जो है वह पढ़ा रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए कि ये मेरा 24वां साल है जो है पढ़ाने का 24वां साल है। इसमें से अधिकांश बच्चों का जन्म नहीं हुआ हो। हाँ? वही कह रहा हूँ ना, ये मेरा 24वां साल है केवल पढ़ाने का, और निश्चित है कि अगर पढ़ाया होगा तो जो है इस समय तक मैं बहुत लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा, और हजारों की संख्या में सफलता भी जब मिली होगी। भारत का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मेरे स्टूडेंट ना हो, भारत का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर जगह, हर जगह है। ठीक है, तो और यूपीएससी में एक्सेप्टेड विचार है, तो ऐसा होता है ना एक जो यूपीएससी में एक्सपेक्ट उसका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं आपके थॉट, तो सो मेनी टाइम्स जो है वी हैव प्रूवन दैट व्हाटएवर आवर थॉट इट इज एक्सेप्टेड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि जो विचार वो लिख के आते हैं उसमें ज्यादा मार्क्स जो है। और ऑल इंडिया हाईएस्ट जो है वो मार्क्स जो है एक दो बार नहीं, ना जाने कितनी बार जो हमारे स्टूडेंट्स ने लाया ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी बीट करते हुए ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, नॉट ओनली इन हिंदी मीडियम, हाईएस्ट मार्क्स इन एवरी मीडियम, पूरे ऑल इंडिया का हाईएस्ट मार्क्स है, और एक दो बार नहीं कई बार। तो इसलिए जो है थोड़ा सा धैर्य जो है, थोड़ा भरोसा करके चलना पड़ेगा। मैं विश्वास जो है दिलाता हूँ कि आपके जो है धैर्य और विश्वास के साथ कोई जो है प्रश्न खड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मुझे समय देना होगा। मैं थोड़ा सा जो है विस्तार चला जाता हूँ बस यही, और उसके पीछे वजह है कि यूपीएससी का क्वेश्चन का नेचर ऐसा हो गया। पहले एक जमाने में था कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, एक जमाना ऐसा था 2000 खास करके 8-9 के पहले तक डायरेक्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन प्रेडिक्ट करते थे कि ये क्वेश्चन जो है आ रहा है इस बार एग्जामिनेशन, और आता था। क्वेश्चन प्रेडिक्ट करते थे ये क्वेश्चन आने जा रहा है, तैयारी करो, और आता था। आप जब मुझे पूछिएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो मैं सीधा हाथ खड़ा करूंगा कि मैं नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन। आज के समय में जो है ना बेटा क्या कि हर हर जो है सेक्शन को क्या किया गया है, आपस में जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो एक टॉपिक किससे जोड़ा जाएगा ये तो बताना मुश्किल है। दूसरा, एक ही विषय नहीं, अब तो कई विषयों को जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यूपीएससी जो है आने वाले समय में ये कह दे कि जो है बुक लेके आइए एग्जामिनेशन दीजिए। आने वाले समय में यूपीएससी ये अनाउंस ना कर दे कि बुक लेके आइए, जितना किताब लेके आना है लेके आइए और एग्जामिनेशन दीजिए। ठीक है, और प्रश्न जो है आप अगर यूपीएससी का कम से कम ऐसे पेपर देखिएगा तो वैसा ही हो गया है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर विज्ञान पद्धति आपने जो पढ़ा है ना, पृथ्वी का विनाश विज्ञान है और पृथ्वी का संरक्षण भी विज्ञान है। समीक्षा लिखिए, कुछ ढूंढिए किताब, मिलेगा। एथिक्स का क्वेश्चन है, जब सत्य बोलता है, सॉरी जब अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। लाइए ढूंढिए, निकालिए नोट्स। जब अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है, निकालिए ढूंढिए। थोड़ा हम लोगों को अपने जो है क्या करना पड़ेगा, मैच्योरिटी का परिचय देना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं, आपको मेरे साथ चलना। आई देखिए भारतीय समाज है ना, भारतीय समाज में जो है हमें ये भी तो जानना चाहिए ना। आप पहले जाना, आपने ये पहली बार आपके सामने जो है आ रहा है ये बात कि महिलाओं की आयु कितनी है 72.2 और मेल की आयु कितनी है 69.5, ये 69.5, ये पहली बार ये बात तथ्य सामने आई। सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय समाज में पुरुष की आयु से ज्यादा जो है वो महिलाओं की आयु है। और ये केवल भारतीय समाज की बात नहीं है, हर समाज में जो है स्त्रियों की आयु ज्यादा होती है और पुरुषों की आयु कम होती है, लेकिन वहां पर वैज्ञानिक परंपराओं का विकास नहीं हुआ, यहां पर वैज्ञानिक परंपराओं का विकास। देखिए ये आयु जो है वह है, तो कितना डिफरेंस है 2.7। इसका मतलब है एक स्त्री जो है वह 2.7 वर्ष जो है अधिक जीवित रहती है एक पुरुष से ज्यादा। ठीक है, अच्छा अब देखिए भारत में एवरेज एज ऑफ मैरिज की बात करें तो मेल के लिए जो एवरेज एज ऑफ मैरिज है दिस इज 27 ईयर्स, और फीमेल के लिए जो एवरेज एज है पूरे ऑल इंडिया का एवरेज एज मैं ले रहा हूं दैट इज 23 ईयर्स। इसका मतलब है 4 वर्ष जो है वह महिलाएं क्या होती हैं, छोटी होती, तो 4 वर्ष छोटी होती हैं और 2.7 वर्ष अधिक जीवित रहती हैं। तो इसका मतलब है आज जो विवाह हो रहा है 2023 में जो विवाह हो रहा है ये तय हो गया एवरेज कि वह महिला 6.7 ईयर्स जो है वो विधवा का जीवन जिएगी। कितना बड़ा सोशल कंसर्न है आप समझिए। ये तय हो गया कि 2023 में अगर किसी महिला की शादी हो रही है तो तय हो गया कि उसको अपने जो है विधवा जीवन जीना है कितना 6.7 ईयर्स, और कब, वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में ऑलरेडी हमारे यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है बहुत कम है। भारत में 60 से ऊपर जो है लोगों की जो आय है वो भारत में मात्र 3% लोगों की आय है। इसका मतलब है 100 में 97 वृद्ध ऐसे हैं जिनके आय का कोई व्यवस्था नहीं है, और उस समय उसका पति नहीं रहे। अब सोचिए कि कितना बड़ा सोशल जो है कंसर्न है। वृद्धावस्था, उसकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है,
और पति नहीं है, तो पुरुष कम जीवित रहता है। पुरुष कम जीवित रहता है तो अब व्रत किसके लिए करना चाहिए? व्रत किसके लिए करना चाहिए? पुरुष के लिए। अच्छा देखिए, सरकार जो है वह, जो आप लोग देखे होंगे कि विवाह की जो आयु है वो 21 और 18 है। सरकार उसको बदलने का प्रस्ताव लेकर आई है। क्या लेकर आई है? दोनों के लिए 21, दोनों के लिए इक्वलिटी। एक तो इससे सरकार जो है एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको खत्म करना चाहती है, एक उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य है क्या है कि इस जो है वैधव्य जीवन को सरकार कम करना चाहती है। अब आपसे जो है प्रश्न है पूछा जाएगा, ये नहीं प्रश्न पूछा जाएगा कि स्त्रियां क्यों व्रत करती हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सरकार जो है ने विवाह के आयु के प्रस्ताव में 21 वर्ष महिलाओं का जो है किया है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, प्रश्न ये पूछा। और जब तक ये नहीं जानिएगा आप सरकार की मंशा को देख ही नहीं पाएंगे। बहुत होगा तो एक चीज जो है लिख दीजिएगा कि जो है इसके माध्यम से सरकार जेंडर इक्वलिटी लाना चाहती है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं। अब बात करके देखिए, अब आप समाज में आसपास के नजरिए को देखिए, समाज में जो है जो आपके मोहल्ले हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, या आप जिनको भी आप परिचित हैं, अब उसमें से जो है देखिएगा 70 प्लस में, अब बात करके देखिए, आप लोग खुद जो है बताइएगा 70 प्लस में पुरुष ज्यादा है या महिलाएं ज्यादा है? महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं। अब आपके समाज में देख लीजिए, महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं। इसका मतलब है जो सरकार जो है डाटा दे रही है, वो डाटा भी जो है क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमें सोसाइटी में दिख रहा है कि हाँ महिलाएं जो है वो ज्यादा। तो प्रश्न है कि पुरुष कम क्यों जीवित रहते हैं? तो गौर करके देखिए, भारत में जितने भी जो है वह मान लीजिए कि दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए सड़क एक्सीडेंट जो 1.5 लाख के आसपास मृत्यु होती है, उसमें से मरने वाले अधिकांश कौन है? पुरुष। बॉर्डर पर मरेगा तो कौन मरेगा? पुरुष। पुलिस मरेगा तो कौन मरेगा? और अपराधी मरेगा तो कौन मरेगा? पुरुष। नक्सली मरेगा तो कौन मरेगा? आतंकी मरेगा तो कौन मरेगा? पुरुष। तो पुरुष तो मरने के लिए पैदा हुआ। अच्छा, इसके बाद देखिए मेडिकली भी हार्ट अटैक का रेट पुरुषों में ज्यादा है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि हार्ट अटैक का रेट पुरुषों में ज्यादा है। कोरोना में भी डेथ किसका ज्यादा हुआ? पुरुष। अच्छा, घर से ज्यादा जब पुरुष बाहर निकलता है तो इसलिए पॉल्यूशन का सामना भी अधिक किसको करना पड़ता है? पुरुष समाज को। और इसके अलावा पुरुषों ने कुछ शौक भी पाल रखे, उसके कारण भी डेथ रेट पुरुषों का ज्यादा। इसका मतलब है कि एक दो फैक्टर नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, पहले के जमाने में युद्ध वगैरह ज्यादा होते थे, तो युद्ध ज्यादा होते थे तो मरने वाला कौन? तो आप जब व्रत किसको करना चाहिए? आप बताइए बेटा, व्रत किसको करना चाहिए? यानी व्रत तो महिलाएं करती हैं, वह पुरुषों के लिए नहीं करती, अपने लिए करती। उनको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए बुढ़ापे में, इसलिए व्रत करती। उनको वैधव्य जीवन नहीं जीना है, इसलिए वो अपने लिए व्रत करती। इससे सुरक्षा किसको मिलेगा? महिलाओं को। महिलाओं को व्रत अगर महिलाएं करेंगी तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। पुरुष तो जब निकल लिया, उसको क्या टेंशन है? पूरा टेंशन फ्री हो गया, मोक्ष मिल गया उसको। अब इसको जब उल्टा समझा दिया गया, महिलावादी आंदोलनकारियों ने कि ये महिलाओं के ऊपर जुल्म है कि महिलाएं जब पुरुषों के लिए व्रत करती है। महिलाएं पुरुषों के लिए नहीं, महिलाएं स्वयं महिलाओं के लिए व्रत करती है। अच्छा, व्रत भी होता है तो देखिए, व्रत जो होता है वह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों के बीच जो है वो जब 45 डिग्री का कोण होता है उसी दिन व्रत होता है। इसलिए आप नाम सुनते होंगे हरियाली तीज, हरतालिका तीज, कजरी तीज। तीज का मतलब क्या है? तृतीया, करवा चौथ। तो तृतीया और चतुर्थी जो होता है, इसी अवसर पर, तृतीया और चतुर्थी के अवसर पर ही जो है तीनों सेलेस्टियल बॉडी के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। और 45 डिग्री के कोण की क्या मान्यता है? तो आप लोगों में से साइंस जो है जिसने जो पढ़ा होगा वो मान लीजिए सपोज दैट कि इस पेन को मुझे जो है थ्रो करना है, तो ये जो है मैक्सिमम जो है डिस्टेंस तभी कवर करेगा जब हम इसको 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करें। दैट इज द रिलेटेड विद द। और इतना ही नहीं, आइए एक चीज और इसी में, एज पिरामिड समझते हैं? एज पिरामिड सुना होगा, चलिए नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मैं अभी उसको और बता भी देता हूं। देखिए, एज पिरामिड ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, एज पिरामिड जो होता है तो पहले तो इसमें 2 कलर का प्रयोग है। तो पिंक इज रिजर्व फॉर फीमेल एंड ब्लू इज रिजर्व फॉर मेन। तो इसका मतलब कौन मेल के लिए है, कौन फीमेल के लिए, आप लोग जानते हैं। ये जनगणना विभाग जो है इसका आंकड़ा जारी करता है, लेकिन ये जो है जो जनगणना विभाग ने 2011 में आंकड़ा रिलीज किया था उसी का कंप्यूटर प्रोजेक्शन है 2020 का, ठीक है। अब करके देखिए, इसमें जो है ये जो एक्सिस है ये परसेंटेज पॉपुलेशन को बता रहा है, और ये जो एक्सिस है ये एज को बता रहा है कि किस एज में जो है किस एज में कितने प्रतिशत जो है मेल है, कितने प्रतिशत फीमेल। आइए देखिए इसको गौर करके देखिएगा। 0 से 4 में मेल की संख्या है 4.4%, फीमेल की संख्या है 4%। यानी कि जब जन्म जो है लेते हैं तो भारत में अधिक जन्म कौन लेते हैं? पुरुष, और महिलाएं कम जन्म लेती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो है बस एक कहा जाए कि कुरीति जो है हमारे समाज में मौजूद, ठीक है। WHO का रिपोर्ट है कि भारत में हर साल लगभग जो है 10 लाख जो है कन्या भ्रूण हत्याएं जो होती है, यानी 10 लाख जो है कन्याएं जो है वो जन्म नहीं लेती हैं। कन्या भ्रूण हत्या गर्भ में ही उनको मार दिया जाता है। WHO का रिपोर्ट है। इसका मतलब देखिए कि 4.4% मेल और 4% फीमेल। 5 से 9 में भी देखिए 4.6,
4.2, कितना गैप कितना है परसेंट का है, 0.4 का गैप दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आयु बढ़ा देते हैं और आयु जो है वो आते हैं 50 से 54, 50 से 54 में जो है ये 2.5% जो है मेल है और 2.4% फीमेल है। इसका मतलब है 0.3% मेल क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, डिलीट हो गए। 0.3% मेल क्या हो गए, डिलीट हो गए। 50 वर्ष की आयु आते आते 0.3% मेल जो है डिलीट हो गया। और इसका भी एकदम साफ है, यहाँ देखिए, यहाँ तक जो है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब 25 से 29 तक दोनों के बीच 0.4% का गैप है। लेकिन जैसे ही 30 से 34 में जाते हैं वो गैप 0.3% का हो जाता है, फिर 0.3% का हो जाता है, फिर जो है 40 जैसे एज पर पहुंचते हैं वो गैप 0.2 का हो जाता है और 50 पहुंचने पर 0.1 का गैप हो जाता है। और देखिए बेटा, और देखिए आप लोग 70 से 74 में इक्वल हो जाता है और 75 से में जब महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है। मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा। इसका मतलब है कि 75 आते आते 0.5% महिलाओं का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अधिक हो जाता है। अब इस बात को जो है हमारी संस्कृति में पहले ही समझा गया कि हाँ ठीक है, दाम्पत्य जीवन जितना लंबा रहे वह जो है बेहतर होता है। इसलिए जो है उसको, क्योंकि दो रास्ते होते हैं, या तो जो है सबको जो है यूपीएससी की तैयारी करा दीजिए तो सब पढ़ ले, एक रास्ता। और दूसरा रास्ता है कि सबको जो है अगर पालन करवाना है तो धर्म का रास्ता जो है अपनाइए और सबको कहिए कि भाई जो है यही हमारा धर्म है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि किस रास्ते पे चलना है समाज। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए जो है ये बात समझे। और दूसरा समझाने का समाज को तरीका क्या है, धर्म। दूसरा समझाने का तरीका क्या है, धर्म। तो आसान तरीका धर्म था, इसलिए भारतीय संस्कृति में क्या चल लिया गया, धर्म के रास्ते को चुन लिया गया। आज भी वही आसान तरीका, हम सबको यूपीएससी की तैयारी करा नहीं सकते, इतना विजनरी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय समाज और भारतीय समाज के जो वैज्ञानिक पहलू हैं, ये चर्चाएं हम लोग लगातार जो है करते रहेंगे और अलग अलग संदर्भों में जो है इसकी चर्चाएं जो है होंगी निश्चित तौर पर। और जितना जो है आप भारतीय समाज को गहराई से देखने का जो है प्रयास कीजिएगा उतना आपके अंक जो है बेहतर होंगे। अन्यथा जो है किताबें तो जो है आपके पास, ये भी किताब है, एनसीईआरटी की भी पुस्तक है, राम आहूजा साहब की भी पुस्तक है, पढ़ लीजिए, आपको जो है 30 से 35% नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे जो है अगर अधिक अंक लाना है तो आपको जो अभी मैं बता रहा हूं ऐसे ही विजनरी सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। 30-35% अंक आने में कहीं कोई समस्या नहीं है। जितने जो है कटरा में नोट्स किताबें मिलते हैं सबसे 30-35% नंबर मिल जाए। आगे बढ़ना, उसके लिए यहाँ आपने फीस दिया, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है सिलेबस भी डिस्कस कर लें, पाठ्यक्रम भी डिस्कस कर लें। देखिए, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, ये दो विषय जो है मुझे पढ़ाने हैं। आप लोगों ने मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का इवैल्यूएशन भी जो है किया होगा, ये थोड़ा ऐसी चला, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का इवैल्यूएशन भी किया होगा, तो आपने जो है ये महसूस किया होगा कि हर एक विषय पर कितने जो है लगभग एक एवरेज जो है अंक के प्रश्न आते हैं, ये आपने इवैल्यूएशन किया है, क्या है। तो भारतीय समाज प्रथम पत्र में है और सामाजिक न्याय दूसरे पत्र में है। इसका सिलेबस बहुत छोटा है, यानी सिलेबस छोटा का संदर्भ है कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, सबसे जो क्या है ये सिलेबस छोटा है। और प्रश्नों की जो अंक के आधार पर जो वैल्यूएशन है वो कितना है, करीब 80-85। तो सामाजिक मतलब भारतीय समाज और सामाजिक न्याय जोड़ दीजिए तो इन्होंने कहा 150 से 60, एक्चुअल में 145 से 150 अंक के प्रश्न जो है आ रहे हैं। पिछले 5 सालों का एवरेज जो है ये है 145 से 150 अंक के प्रश्न जो है भारतीय समाज और सामाजिक न्याय दोनों को जोड़कर पूछे जा रहे हैं। और ये प्रमाणित है, मतलब आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कोई मेरे कहने पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। यानी 145 अंक का प्रश्न आ रहा है। अच्छा, दूसरा कौन सा विषय है जिसका 145 अंक का प्रश्न आ रहा है? हाँ बेटा, तो ध्यान आ रहा है इसी विषय का 145 अंक के प्रश्न जो आ रहे हैं। हाँ, इसके बाद सेकंड पर जो है आता है पॉलिटी, जो 110 अंक का, ठीक है। इकोनॉमी भी 105, 110, 100 से 110। हिस्ट्री जो है 80-85, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला के फिर 110 के आसपास, यही प्रश्नों की वैल्यू। इसका मतलब है अंकों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेंस एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा अंक के कोई प्रश्न, कोई विषय है ही नहीं, और हमारे लिए सबसे इग्नोर्ड विषय भी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हम भारतीय समाज के बारे में सब बहुत जानते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत, और वास्तविकता है कि जो आप जानते हैं वो पर्याप्त नहीं। वो मैंने कहा ना 30-35% मार्क्स जो है आ जाएंगे, उससे आगे का जो क्रम है ना उसी का जो है संघर्ष है, उसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। तो निश्चित तौर पर इसमें आपको जो है थोड़ा अपने एफर्ट में सिंसियरिटी जो लानी पड़ेगी। और विश्वास मानिए, जितना आपने पॉलिटी पढ़ने में, इकोनॉमी पढ़ने में, या जो है हिस्ट्री पढ़ने में या ज्योग्राफी पढ़ने में समय दिया है, उसका आधा समय भी नहीं देना है, उसका आधा समय भी नहीं देना है। और आप जो है ये खुद समझिए कि एक T20 जो है मैच हो और हम जो है T20 मैच में 7 डाउन जो है उतारे सूर्य कुमार यादव को, ऐसी कैप्टनसी जो है तो तय हो गई ना कि हराने के लिए ही खेल रहा है कैप्टन टीम को। सूर्य कुमार यादव को तो जो है 1 डाउन उतारना है ना, ताकि उसको ज्यादा लंबा समय मिले, ताकि वो जो है हमारे लिए ज्यादा यूजफुल जो है हो सके। तो आप भी अपने कैप्टन हैं, आप किसी और के कैप्टन नहीं हैं। आप लोग रोहित शर्मा हैं अगर, या हरमनप्रीत कौर हैं, तो वो अपने हैं, खुद अपने। इसलिए हमेशा ही अंकों को जो है ध्यान रखना चाहिए कि अंक जो है किस दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। एक बात होगी। अगली बात,
कि भारतीय समाज और सामाजिक न्याय का आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों तो अलग पेपर है, दोनों तो अलग अलग अवधारणा है। साफ मैं बता दूं, दोनों तो अलग अलग अवधारणा है। यानी कोई सामाजिक न्याय विषय से ही शुरू करता है तो उसको भी जो कोई समस्या नहीं होगी, और कोई भारतीय समाज से अध्ययन शुरू करता है तो उसको भी कोई समस्या नहीं है। यूपीएससी भी समझती है, इसलिए जो 2 पेपर में उसको दे रखा है। और यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही साइंटिफिकली जो है पहले इंडिया की जो है संस्कृति को जानिए, फिर इंडिया के इतिहास को जानिए, फिर जो भारत के जो है समाज को जानिए, बहुत साइंटिफिक है। फिर भूगोल को जानिए, फिर जो है राजव्यवस्था को जानिए, और राजव्यवस्था को जान जाइएगा तो तब फिर जो है सामाजिक न्याय की बात जो है कीजिए। और सामाजिक न्याय जो है स्थापित हो जाएगा किसके माध्यम से होगा, तो गवर्नेंस के माध्यम से होगा। इसलिए सामाजिक न्याय के बाद जो सिलेबस में गवर्नेंस लिखा हुआ है, यूं ही नहीं लिखा हुआ, यूं ही चीजें नहीं दी हुई होती है, सब साइंटिफिकली डिजाइन होता है। उसके पीछे जो है बहुत विजनरी थॉट होती है। ऐसे ही नहीं जो है बना दिया जाता, ऐसे ही नहीं जो है कोई चीज जो है लागू कर दी जाती है। तो एक सूचना के तौर पर हम लोग इस बार जो है 2 कक्षाएं हम लोग जो है कर रहे हैं। मतलब मेरी 2 कक्षाएं हैं, एक जो है 11-15 से है, एक दूसरी कक्षा जो है 2:30 बजे से है। और 2:30 बजे से जो कक्षा है हम लोग सामाजिक न्याय के विषय जो है पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं भारतीय समाज जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब सिलेबस को, पाठ्यक्रम को जो है लिखते हैं। पहले भारतीय समाज, लिखेगा पहला टॉपिक जो है लिखेगा भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। इतना बड़ा टॉपिक जो है ये जोड़ दिया और इसको डिफाइन किया नहीं यूपीएससी ने। अब प्रश्नों को अगर हम जो है गौर करके देखें, खास करके जो है मैं यूपीएससी और जो है यूपी 2 के प्रश्न को जो है मैं लेकर चल रहा हूं, क्योंकि अधिकांश बच्चे दोनों का परीक्षा देने वाले। ठीक है, तो उसमें जो है अगर हम लोग देखें तो यहाँ वर्ण व्यवस्था के बारे में भी पूछा है, जाति व्यवस्था के बारे में भी पूछा है, यहाँ पर जो है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में भी पूछा हुआ है, प्रस्तुत विवाह के बारे में पूछा हुआ है, तो तलाक के बारे में पूछा हुआ है, बहुत तरह के प्रश्न है। अच्छा, कुछ करंट के मुद्दे जो है आते रहते हैं, वो भी जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे जो है समलैंगिक विवाह की चर्चा जो है हुई अभी सुप्रीम कोर्ट में, जैसे जो है लिव इन रिलेशनशिप जो है एक नई जो है प्रथा जो है कहा जाए भारतीय समाज में प्रारंभ हो गई। तो हमें तो सबके बारे में जानना, क्योंकि कौन सा पूछेगा हमें तो पता नहीं। जाति व्यवस्था पढ़ते हैं तो जाति व्यवस्था में खाप पंचायत जो है अक्सर सुनते होंगे, तो खाप पंचायत के बारे में पढ़ना होगा। तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं जो है खुद अपने जो है जो पीछे एक वर्ष के जो प्रश्न है उनके आधार पर मैं कई टॉपिक्स को लेकर चलूंगा और करा दूंगा। ठीक है, वो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक, इसके बाद तब दूसरा टॉपिक है वो है भारत में महिलाएं। भारत में महिलाएं, और ये जो भारत में महिलाएं हैं इसके बारे में कोई जो है स्पेसिफिक होकर जो किसी खास जैसे इसमें मुद्दे दे दिए गए कि जैसे भूमिका है, समस्याएं हैं और उनका क्या जो है मेजर्स है, समाधान जो है हम लोग उतने ही तक नहीं बल्कि जो है इसके हर पहलू की चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो जेंडर जो है इक्वलिटी है, ये हमारे यहाँ स्टैब्लिश करना जो है ये सबसे बड़ी चुनौती जो है। क्योंकि जेंडर अनइक्वलिटी के मार्ग में अगर सबसे जो है बीच में कोई खड़ा समूह है तो वह है फीमेल। फीमेल ही जो है जेंडर इक्वलिटी के मार्ग में जो है स्वयं जो है एक बड़ी बाधा बनी हुई। हम लोग एक बात करते हैं पुरुष मानसिकता। पुरुष मानसिकता की बात, पुरुष मानसिकता होता क्या है? अगर ये पूछ लिया जाए पुरुष मानसिकता क्या होता है, तो क्या एक व्यक्ति जो पुरुष है उसकी मानसिकता, या फिर जो है ये एक प्रकार की एडजेक्टिव है? ये तो एडजेक्टिव है ना, ये तो एक विशेषण है। और पुरुष मानसिकता जो है का तात्पर्य होता है शासन करने की प्रवृत्ति। तो शासन करने की प्रवृत्ति क्या जो है सिर्फ पुरुषों में है? नहीं है ना, महिलाओं में भी है। तो सच्चाई है कि इस पुरुष मानसिकता से भारत में महिलाएं भी ग्रसित हैं, जो पुरुष मानसिकता से ग्रसित। हमें उसके बारे में भी चर्चा करनी। अच्छा, कुछ जो है हम लोग इसमें जो ये विषय है, ये विषय में हम लोग कुछ बातें निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं, एक ये क्या है? निष्कर्ष, तथ्य नहीं, निष्कर्ष। तो आप अगर कोई निष्कर्ष लिख रहे हैं तो इस एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब उसके पक्ष में आप जो है आंकड़े जो है दें कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्यों अच्छी नहीं, आप प्रमाण बताइए। क्योंकि केवल कहने मात्र से होगा नहीं, तो हम लोग को जो है इस पूरे जो है विषय में हम लोगों को आंकड़े जो है भी देने होंगे, आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे, उसके बगैर जो है काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है देखिए, लिखिएगा शहरीकरण, और उसी को हम लोग स्लैश करके नगरीकरण भी लिख सकते हैं। अच्छा, लिखा है शहरीकरण या नगरीकरण। अब देखिए फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन जो है पूछा है कि भारत के विभिन्न नगरों में बाढ़ की समस्या। अच्छा, अब जो है हो सकता है कि कई बच्चे सोचे ये तो ज्योग्राफी का विषय है, लेकिन जो है वहां ज्योग्राफी में जो है जो सिलेबस है वो लिखता है विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, वहां तो मेंशन ही नहीं। हाँ ठीक है, थर्ड पेपर में अगर पूछता तो हमें समझ में भी आता कि वहां प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन एक जो है थर्ड पेपर में, इसका मतलब है कि वो प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? भारतीय समाज से। अच्छा, प्रश्न पूछा है कि मुंबई और कोलकाता की तुलना में जो है दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अधिक होता है। अच्छा, ये थर्ड पेपर में पूछा होता तो जब हम समझ सकते कि पर्यावरण से जोड़कर क्वेश्चन पूछा है। कहां पर पूछा है? फर्स्ट पेपर। अच्छा, इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी भी पूछा है, तो मलिन बस्ती भी पूछा है।
इसका मतलब है ये टॉपिक जो है अपने आप में छोटा टॉपिक दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल में बड़ा। अगला, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। अच्छा देखिए, भूमंडलीकरण का प्रभाव, अब तक जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में जो है ये देखा गया है कि भूमंडलीकरण के, यानी दोनों परीक्षाओं को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो सामाजिक संरचना पर प्रभाव पूछा है, महिलाओं पर प्रभाव जो है पूछा है, जो पूछा जा चुका है। अच्छा, क्या जो है ये निश्चित है कि इसी दो पर जो है फिर से पूछा जाएगा? हो सकता है ये पूछ दे कि भारत के पर्व त्योहारों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा, भारतीय संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा, भारत के मध्यम वर्ग पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा, भारत की जाति व्यवस्था पर भूमंडलीकरण के प्रभाव, ऐसे ऐसे टॉपिक जो है वो बनाता रहता है यूपीएससी, और हमें जो है एग्जामिनेशन हॉल में सरप्राइज जो है करता रहता है। तो हम सरप्राइज कब नहीं होंगे? जब हमारी सोच पहले से विकसित हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये तो जो है कहीं भी पूछा जाएगा, भारतीय पुरुषों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, तब हम वहां सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि हम तो जो है रट के गए थे कि भारतीय महिलाओं पर जो भूमंडलीकरण का प्रभाव, और हमारे जब एनसीईआरटी हो या राम आहूजा साहब की किताब हो या कहीं भी उस पर भारत के जब महिलाओं पर प्रभाव जब पूछा हुआ है, तो हम जब रट के चले गए। ये पॉवर्टी एलिमिनेशन और क्वेश्चन जो है आ गया दूसरा, तो एक बच्चा जो है गाय पर लेख जो है याद करके गया था, आ गया दिवाली पर, आ गया दिवाली पर, बच्चा भी स्मार्ट था, बच्चा भी स्मार्ट था, लिखा कि जो है दिवाली जो है हिंदुओं का पर्व है, दिवाली बड़ी धूमधाम से जो है मनाते हैं, दिवाली में मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ जो है गाय के दूध से बनती है, गाय जो है नदी के जो है किनारे चलती है, घास खाती है, गाय के जो है 4 पैर होते हैं, गाय के जो है 4 कान होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं। बाद में वो बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज गया, प्रोफेसर ने बोल दिया पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो है आएगा, याद कर लो, आ गया पानीपत का तृतीय युद्ध, बच्चा फिर से स्मार्ट तो था ही, तो जो है उसने जो है फिर से जब आंसर लिखा, पानीपत का मैदान था, दोनों तरफ से सेनाएं डटी हुई थी, सुबह का वक्त था, सेनाएं जो है कुछ घुड़सवार थे, कुछ जो हाथी पर सवार थे, कुछ जो पैदल सिपाही थे। अचानक जो है कमांडर का जो है आदेश आया, हमला, और हमला हुआ, दोनों तरफ से तलवारें जो है टकराई, तब तक जो है दूर से कहीं से एक तीर आया, एक आदमी जो है घोड़े से गिर गया और वो मर गया, घोड़ा उसका हिनहिनाता हुआ जो है कहीं आगे बढ़ गया, दूसरी सेना में जो है भगदड़ मच गई। पूरा युद्ध का विवरण लिख दिया, कहीं गलत तो लिखा, कहीं गलत तो लिखा नहीं बेचारा, एक जगह भी गलत नहीं लिखा, तो इसलिए ये जो है हमें जो है तैयारी जो है वो मानसिक तैयारी हमें जो है हर स्थिति की रखनी है, और मानसिक तैयारी मन से तैयार रहिएगा ना, तो आपको वो काम प्रेशर नहीं जो है वो जनरेट होगा, तो मन से तैयार। और सारी शक्ति जो होती है ना वो यहाँ होती है, शक्ति कभी किसी के बाजुओं में नहीं होती, शक्ति जो है वो यहाँ होती है। इसलिए आप जो है वो देखिएगा कि सारे बाजू वाले जो है वो बाउंसर बन के कम शक्ति वाले जो है के चारों तरफ घेरे रहते हैं, सारे जो शक्ति वाले हैं वो इस शक्ति वाले के चारों तरफ घेरा बना के रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए भूमंडलीकरण का प्रभाव किस विषय पर पूछेगा हम लोगों को इसका अनुमान नहीं है। अगला नेक्स्ट है सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, और देखिए सामाजिक सशक्तिकरण किसका करना है? केवल महिलाओं का? समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं, समाज में ऐसे जो है बहुत सारे वर्ग हैं जिनके सशक्तिकरण की आवश्यकता है, चाहे वो दिव्यांगजन हो, या जो है वो सफाई कर्मी हो, या जो है वो एससी समुदाय हो, या एसटी समुदाय हो, या शरणार्थी हो, या जो है किन्नर समुदाय हो, बहुत सारे लोग हैं समाज में, वृद्धजन है, बाल समूह है। अभी हाल में रिपोर्ट जो है वो आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो भारत में वृद्धजनों की संख्या लगातार जो है बढ़ रही है, और सामान्य जो जनसंख्या की वृद्धि है उससे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है वृद्धजनों की संख्या, यानी सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर और वृद्धजनों की जनसंख्या वृद्धि दर दोगुनी है। इसका मतलब आने वाले समाज में हमारे यहाँ वृद्धजन जो है क्या होंगे, बड़ी आबादी जो है होगी, बहुत तरह की चुनौतियां आने वाली हैं, उनका भी सशक्तिकरण, ठीक है। अगला सांप्रदायिकता,
देखिए भारत में अगर संघर्ष जो है वो देखा जाए तो हम लोग नाम लेते हैं सांप्रदायिकता का, सांप्रदायिक संघर्ष, परंतु हमारे यहाँ सांप्रदायिक संघर्ष हमारे देश में है ही नहीं। हमारे यहाँ धार्मिक संघर्ष है। धर्म जीवन का एक संकल्प होता है। धर्म क्या है? जीवन का संकल्प होता है, और संप्रदाय जो है उस संकल्प को प्राप्त करने का एक मार्ग होता है। यानी यहां से मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो एक ही रास्ता तो है नहीं, कई रास्ते हैं दिल्ली जाने के। तो दिल्ली पहुंचना जो है वो धर्म है, और उसके जो कई रास्ते हैं वो क्या है? संप्रदाय। इसीलिए एक धर्म के अंदर हमें कई संप्रदाय मिल जाते हैं। जैसे जो है हम अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के अंदर जो है शैव हैं, वैष्णव हैं, तो शाक्त हैं, स्मार्त हैं, वैदिक हैं, तमाम प्रकार के जो है संप्रदाय हैं। इसी प्रकार इस्लाम है तो इस्लाम में जो है शिया और सुन्नी दो संप्रदायों के बारे में आप लोग जानते हैं। लेकिन पूरे विश्व में 632 संप्रदाय हैं इस्लाम के अंदर, 632। भारत के बाहर सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं। भारत के बाहर सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं, इसलिए शिया और सुन्नी के बीच जो है संघर्ष होता है, वह सांप्रदायिक संघर्ष है। सुन्नी और हजारा के बीच संघर्ष होता है, वह सांप्रदायिक संघर्ष है। भारत में सांप्रदायिक संघर्ष नहीं होता है। शिया और सुन्नी के बीच यहाँ कोई संघर्ष वैचारिक संघर्ष, हिंसक संघर्ष नहीं है। यहाँ पर शैव और वैष्णव के बीच हिंसक संघर्ष नहीं है, वैचारिक संघर्ष है। लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष। तो हमें इस थ्रेड को समझना और उसी सेवा के साथ हमें सांप्रदायिकता का चैप्टर पढ़ना है। और जब सांप्रदायिकता पढ़ेंगे तो साथ साथ धर्मनिरपेक्षता को भी पढ़नी चाहिए। तो अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, आप लोग जो है अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में कभी कभी गौरवान्वित महसूस करते होंगे। तो भारतीय नागरिक के रूप में जो है जो गौरव गाथा है, उस गौरव गाथा का क्या कारण है? क्यों आप भारतीय नागरिक होने का गौरव जो है वह महसूस करते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए यहाँ विविधता है, लोकतंत्र जो है। अब तो कम से कम ये उम्र जो है आपकी आ गई है कि आप जो है न्यूट्रल होकर पूरे विश्व की व्याख्या कर सकते हैं। न्यूट्रल होकर व्याख्या जब करेंगे ना, आप तो आपसे अपेक्षा तो यही है ना, आपको जब इंडियन फॉरेन सर्विस में मिलेगा तो आप न्यूट्रल होकर व्याख्या करेंगे ना। हाँ हाँ, ठीक है। चुनौतियां तो बेटा जब हर समाज में है, चुनौतियां हर समाज में है। जैसे मान लीजिए कि गरीबी, बेरोजगारी भारत की समस्या है। भारत में बेरोजगारों की संख्या कितनी है? लगभग क्या 20-25 क्या प्रतिशत? देखिए भारत में बेरोजगारों की संख्या लगभग 5 करोड़ है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारों की संख्या जब वर्किंग पॉपुलेशन से निकाली जाती है बेटा, टोटल पॉपुलेशन से नहीं निकाली जाती है। किससे निकाली जाएगी? वर्किंग पॉपुलेशन से। तो वर्किंग पॉपुलेशन में हम लोग 59 के अधिक उम्र वाले को जब बाहर कर देंगे और 14 से नीचे वाले को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ बेरोजगारों की संख्या जब कितनी है? 5 करोड़ के आसपास। अच्छा, अन्य देशों में जो विकसित राष्ट्र है वहां बेरोजगारी होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा चलिए, अमेरिका में है बेरोजगारी? अमेरिका में बेरोजगारों की संख्या जो है वो है 60 लाख। अमेरिका में कितने बेरोजगार हैं? 60 लाख। कितना पॉपुलेशन है? 35 करोड़। 35 करोड़ पर 60 लाख और 140 करोड़ पर 5 करोड़। तो अगर उसके रेशियो से भी देखें तो हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है, 2 करोड़ ज्यादा है। यानी उसके रेशियो से देखें तो 3 करोड़ के आसपास जब हमारे यहाँ बेरोजगार होने चाहिए, जबकि वह 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हम अभी 4 ट्रिलियन डॉलर। तो आप बताइए, तो जो है बेरोजगारी जो समस्या है ये सिर्फ भारत के लिए होने की समस्या है? अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र, अमेरिका जैसा जो है सबसे विकसित राष्ट्र, वहां पर जो है 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। और ये 2022 नवंबर 2022 का डाटा मैं बता रहा हूं, 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो अगर ये नहीं जानिएगा तो हमें जब हम कैसे न्यूट्रल जो होकर तुलना कर सकेंगे? भारतीय होने का गर्व है। जैसे कुछ बच्चे ने धर्मनिरपेक्षता की बात की, कुछ विविधता की बात की। विविधता ही जब हमें धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता जो है का माहौल जब देती है। देखिए ध्यान समझिएगा, भारत में विविधता कम से कम जो है 2500 सालों से है। 2600 सालों से भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी है। भारत में धर्मनिरपेक्षता 2600 सालों से है। भारत में सहिष्णुता 2600 सालों से है। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 64 संप्रदायों का जन्म हुआ था और कोई हिंसक संघर्ष। ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, इनकी डाइवर्सिटी कितने दिनों की है? पिछले 50-100 सालों की डाइवर्सिटी। पिछले 100 सालों में ये डाइवर्स हुए हैं। नहीं तो पूरे जगह पर पश्चिम एशिया केवल इस्लामिक लोग मिलते थे, यूरोप केवल क्रिश्चियन मिलते थे, अमेरिका केवल क्रिश्चियन मिलते थे। पिछले 100 सालों में उन्होंने जो अपने अन्य समाज के लोगों को जोड़ा है, लेकिन हमने तो 2600 सालों से जोड़ रखा है। और हमें वो जो है वो बात बताएं सहिष्णुता की, हमें जो है वो बताएं धर्मनिरपेक्षता की। भारत में पहला मस्जिद जो है वो बनता है 629 केडी में। 624 में मॉस्क ही नहीं बना बेटा, चेरामन मॉस्क। 628 ईस्वी में जब पहला मॉस्क बना है काबा मॉस्क। 628 में विश्व का पहला मॉस्क बना है काबा मॉस्क।
विश्व का पहला मॉस्क, ओल्डेस्ट मॉस्क आप सर्च कीजिएगा, यू विल गेट काबा, वो सबसे पुराना मॉस्क है। विश्व का, और क्यों है, तो मोहम्मद साहब 622 में जो है मक्का से मदीना गए, और 628 ईस्वी में मदीना से मक्का आए। मक्का से जो मदीना गए वह कहलाया हिज्र, और मदीना से जो मक्का आए वो कहलाया हज, इसलिए हज की यात्रा मक्का होती है। भारत में क्रिश्चियनिटी, विश्व में क्रिश्चियनिटी का जन्म कब हुआ, 0, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसके अनुसार से 0। और क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए भारत में सबसे पहले जो है वह सेंट आए थे, सेंट थॉमस, और सेंट थॉमस आए थे 51 एडी में। अच्छा सोचिए, भारतीय समाज जो है अगर असहिष्णु होता तो उनका नाव जैसे उतर रहा होता तो लाठी डंडा देके मार के भगा देता, लेकिन उनका वेलकम किया, और वेलकम ही नहीं किया, उनको जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी, शासक वर्ग ने भी छूट दी, क्या ठीक है करो तुम अपना धर्म का प्रचार प्रसार। इसका मतलब क्या कि भारतीय समाज की सहिष्णुता और भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्षता हमारी जो है वह रगों में है, हमारी मिट्टी में है, और ये हमारी रगों और मिट्टी का परिणाम है कि भारत में शिया और सुन्नी के बीच में भी कोई संघर्ष नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान की और जो है इजिप्ट, लेबनान जो है सीरिया में जो है चले जाइए, शिया के मस्जिद में सुन्नी घुसकर जिस समय नमाज पढ़ रहे हैं उस समय विस्फोट कर देते हैं। कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है उस समय, जिस अल्लाह पर दोनों विश्वास करते हैं उस समय विस्फोट करते हैं। इमेजिन कीजिए जब घृणा का स्तर। AK-47 लेके जब घुसते हैं और पूरे मस्जिद के अंदर नमाजियों के ऊपर जो है AK-47 की बौछार कर देते हैं। लेकिन भारतीय समाज में कभी सुना कि शिया सुन्नी के बीच में संघर्ष है, हिंसक संघर्ष नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय मिट्टी वह सहिष्णु, भारतीय जो है जो ब्लड है यह सहिष्णु, हमारी रगों में सहिष्णुता है, और जो मुस्लिम समुदाय यहां रहते हैं वो यहीं के हैं। कोई 20 करोड़ आबादी जो है वो बाहर से तो आई नहीं, 20 करोड़ तो पश्चिम एशिया की आबादी नहीं है, यहीं के लोग हैं। आस्थाओं का परिवर्तन कर लिया, लेकिन आस्थाओं के परिवर्तन के बाद भी उनकी रगों में तो यही जो है खून है ना, इसलिए जो है सहिष्णुता जो है। भारत में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स का संघर्ष जो है कभी नहीं हुआ, जबकि यूरोप में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के बीच में जो है कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक जो है खूनी संघर्ष हुआ। तो भारतीय होने का जो गर्व है वो है भारतीय विविधता, और उस विविधता में एकता, यह भारतीय होने का गर्व। इसलिए हम लोग एक टॉपिक लेंगे, भारत में विविधता। तेरा बेटा लिख लीजिए, भारत में विविधता। अब एक तरफ विविधता है तो दूसरी तरफ जो है भारत में हमें क्षेत्रवाद भी देखने को मिलता है। तो अगला टॉपिक जो है लिख लीजिए, क्षेत्रवाद। फिर उसके बाद एक टॉपिक लेंगे हम लोग, गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे, गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे। और लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का जनसंख्या से संबंधी मुद्दे। लेकिन देखिए ये मुझे लगता है शायद 11 टॉपिक लिखा होगा, है ना, 11 टॉपिक जो है लिखा है। इसमें से जैसे जो है देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर विषय जो है उस प्रकार नहीं है कि हम वैदिक संस्कृति जो है वो पढ़ेंगे उसके बाद ही 6th सेंचुरी BC पढ़ेंगे, और वैदिक संस्कृति के पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला लागू नहीं होता, इसलिए मैं अपने अनुसार से आप लोगों का ये विषय का चुनाव क्रम जो है चुनाव करूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि महिलाओं के मुद्दे को और वंचित समूह के मुद्दे को हम लोग भारतीय समाज के विषय में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो सामाजिक न्याय में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी सेम टॉपिक है।
ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्लब करके वहां हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है पूरा सिलेबस के संदर्भ में मैंने बताया कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक, हाँ बताइए। कि मैंने पहले भी बता दिया कि भारत में सांप्रदायिक संघर्ष नहीं है, भारत में धार्मिक संघर्ष है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम का जो संघर्ष है वो कैसा है? धार्मिक संघर्ष है। उस धार्मिक संघर्ष के कारणों की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल धर्म की डाइवर्सिटी है। अच्छा, अभी मैंने जब समझाया आपको कि अमेरिका में भी जो है वह बेरोजगारी है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ बेटा, आपके घर में 4-5 मेंबर होंगे, सबके मत जो है वह हर एक मुद्दे पर एक होते हैं? नहीं होते ना बेटा, भिन्नता होती है ना। तो जब जो है हम घर में मतैक्यता स्थापित नहीं कर पाए हैं, आप कैसे अपेक्षा रखते हैं कि इतने बड़े भारतीय समाज में 142 करोड़ की आबादी में हम मतैक्यता स्थापित कर लें? डाइवर्सिटी तो इसी को कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी रहेगी। और संघर्ष जो है वो संघर्ष है वो सब समाज में होता है। संघर्ष वैचारिक अगर है तो वह विकास की निशानी है, और संघर्ष अगर जो है वह हिंसक है तो वह विनाश की निशानी है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो है वह सांप्रदायिक संघर्ष जो है वह हमारे यहाँ हिंसक देखे जाते हैं, यह दुर्भाग्य है। लेकिन भारतीय समाज में पहले तो नहीं था। तो ये जो है वह हमें तो देखना होगा ना कि जो है वह ये संघर्ष है वह कब आया, कैसे आया, और उसका इरेडिकेशन कैसे हो सकता है। इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे जो है हम इन सांप्रदायिक संघर्ष को जो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो सांप्रदायिक संघर्ष है उसको हम कैसे जो है दूर कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी फेथ है, मैं आपसे छोटा सा प्रश्न जो है करता हूं। ठीक है, सभी बारात क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? मैंने तो पूछा क्यों मनाई जाती है, नहीं मालूम। चहल्लुम क्यों मनाई जाती है? नहीं पता है। गुरु पर्व क्यों मनाई जाती है? नहीं पता है। ठीक है, जब हमारे समाज में एक जब पढ़ा लिखा युवा जो जो डीएम के पद पर बैठने के लिए का आकांक्षी है, उसको भारत के 20 करोड़ लोगों के पर्व त्योहार के बारे में जानकारी नहीं है। ये केवल आपकी बात नहीं है, ऑलमोस्ट सबकी बात है। ऑलमोस्ट सबकी बात है। ये केवल जब आप क्योंकि प्रश्न की थी इसलिए आपसे प्रश्न पूछा, लेकिन ऑलमोस्ट सबकी बात है। हमें मालूम ही नहीं है कि गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है। तो हमें तो जानना होगा ना, कम से कम इस जो समूह है, ये समूह, इस समूह से तो हम भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक विचारों की जो अपेक्षा करेंगे। बाहर सड़क पर कौन क्या कह रहा नहीं कर रहा है उससे नहीं, लेकिन यह जो समूह है जिसको समाज का नेतृत्व करना है और जो नेतृत्व करने का आकांक्षी है, उसकी विचारधारा में तो कम से कम ये जो है आना ही चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे भारत में अनभिज्ञता, यह जो अनभिज्ञता है ना, दूसरे संप्रदाय दूसरे धर्म के बारे में जो अनभिज्ञता है, वह अनभिज्ञता जो है हमें क्या करती है, सारा संदेह उत्पन्न करती है। और तो और छोड़िए, हमें तो यह भी नहीं मालूम है कि होली क्यों मनाते हैं। हमें यह भी नहीं मालूम है होली क्यों मनाते हैं। होली में रंग खेलते हैं, बस इतना पता है। होली क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो अच्छाई पे बुराई तो हर जगह धर्म में, हर जगह पर त्योहार में मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तो वो तो मैं बताने के लिए ही आया हूँ, वो तो मैं बेटा बताने के लिए ही आया हूँ ना। देखिए, जनवरी का महीना और 1 जनवरी क्या होता है? 1 जनवरी न्यू ईयर। 1 जनवरी क्या है? पक्का पक्का ना, 1 जनवरी इज न्यू ईयर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर। ऐसे ही भारत में कई कैलेंडर हैं। तो जैसे जनवरी माह पहला माह है, वैसे ही जो है चैत्र माह जो है वह पहला माह है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन होता है, और फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ संवत जलाकर वर्ष को जो है जलाने की परंपरा है। वर्ष समाप्त हो गया, और वर्ष समाप्त होने के बाद चैत्र मास का प्रथम दिन जो है होली मनाते हैं, जो होली जो है वो नववर्ष का त्योहार। मालूम ही नहीं। अब क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, इसलिए एक नववर्ष नहीं होंगे। क्योंकि जो है पूर्णिमा के बाद जो है कृष्ण पक्ष आता है, इसलिए भारतीय परंपरा में कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं माना जाता है, शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है। इसलिए उसके 15 दिन के बाद जो है जब शुक्ल पक्ष की प्रथमा प्रारंभ होती है, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ होता है, उस दिन भी कुछ लोग नववर्ष मनाते हैं। नववर्ष अलग अलग होते हैं। तो होली जो है क्या है? दैट इज द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर। और न्यू ईयर का फेस्टिवल है, इसलिए आप उसमें जब देखिएगा कि कोई जो है पूजा पाठ नहीं होते हैं, केवल उल्लास से होता है। क्यों? क्योंकि दैट इज द न्यू ईयर। मालूम ही नहीं। अभी बहुत सीखना है बेटा, बहुत सीखना है। और मैंने कहा कि जो 15-16 दिन की जो हम लोगों की कक्षा है उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, बस जो है धैर्य बना के जो रखिए। हाँ बेटा देखिए, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जहां भी जो है अगर आपको समस्या है, ये आपका अधिकार है कि आप जो है कुछ प्रश्न पूछिए। लेकिन मैं जो क्लास में प्रश्न पूछने का तरीका जो है जो मैं महसूस करता हूं वो है कि हाथ रेज कीजिए। मैं आपको हो सकता है कि अगले सेकंड जो है जरूरी नहीं हो, लेकिन आपको प्रश्न जो है पूछने का मौका जरूर दूंगा। आपके हर डाउट को क्लियर करके जो है तभी दिल्ली जाऊंगा वापस। ये तो है तय, ये तय है। ठीक है, इसलिए कि आपके मन का अगर द्वंद्व समाप्त नहीं कर सका तो फिर मेरा जो है पढ़ाने का अर्थ नहीं रहेगा। आपके मन का, क्योंकि भारतीय समाज एक ऐसा विषय है जहां वाद और विवाद होंगे ही होंगे, और आपके मन के सारे द्वंद्व जो है समाप्त होने ही चाहिए। और वो
पूरा करना, वो जो द्वंद्व को समाप्त करना भी सिर्फ मेरा दायित्व है, किसी और के पास आपको जाने की जरूरत नहीं। बस निश्चित है कि इन सारी प्रक्रियाओं में थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। यस बैठिए बेटा। भारत में जो है ना, दरअसल क्या है, हम लोग भारत ही नहीं, हर को हम लोग धर्म से ही जोड़ने का प्रयास करते हैं, हर चीज को। और धर्म से जब क्यों जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो है उससे क्या होता है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं तो सीधा कहा कि या तो यूपीएससी की तैयारी करा दीजिए या धर्म का जो सहारा लीजिए। अब जैसे देखिए क्या है बेटा, आपने सुना होगा कि अभी हमारा जो विक्रम लैंडर जहां पर जो है लैंड किया, उसका नाम दिया गया शिव शक्ति स्थल। कई लोग जो है वामपंथी और जो है जो सो कॉल्ड लिबरल जो है वो उठा रहे हैं कि ये जो है ये धर्म का नाम, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो धर्म का सहारा ले रही है, चंद्रमा में भी, चंद्रयान में भी, और उसी सहारे से जो है वो वोट बैंक हासिल करना चाहती है ना आरोप। अच्छा आप खुद सोचिए, अमेरिका का मिशन है अपोलो। अपोलो कौन है? अपोलो कौन है? मानव है कि देव है? देव है। रशिया का मिशन है लूना। लूना कौन है? देव है। उन्होंने जो है सारे प्लैनेट्स का नाम जो है रखा है वीनस। वीनस कौन है? गॉडेस है। मरकरी, मरकरी कौन है? गॉडेस है। मार्स, मार्स कौन है? गॉड है, दैट इज द गॉड ऑफ वॉर। उन्होंने जनवरी नाम रखा, जनवरी जो है इज डेडिकेटेड टू जो है गॉडेस जेनस। उन्होंने जून नाम रखा, जून जो है गॉडेस जूनो को डेडिकेटेड है। मे नाम रखा, मे जो है गॉडेस मयामा को डेडिकेटेड है। तो जब पूरा जो है वेस्टर्न जो है समाज अपने देवी देवताओं के आधार पर कैलेंडर का नाम, प्लैनेट्स का नाम, मिशन का नाम जो है रख दिया, तो कोई जो है प्रश्न नहीं उठा, और हमने रख दिया तो हमारे ऊपर उंगली उठी। ये शिव शक्ति स्थल क्यों रख दिया? जबकि देखिए शिव अर्थात मेल और शक्ति अर्थात फीमेल, और दुनिया का कोई भी सृजन जो होता है वो सृजन जो है मेल और फीमेल यानी मैस्कुलिन और फेमिनिज्म के आधार पर ही जो है होता है सृजन। वो शिव शक्ति स्थल इसलिए नाम रखा गया है कि यहीं से जो है चंद्रमा की खोज का जो है का जन्म होने जा रहा है, इसलिए उसका नाम शिव शक्ति स्थल है। ऐसे ही नहीं रखा जाता है, ऐसे ही नहीं सोच है। हाँ, हमें जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है ऐसे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से जब हमें इन तमाम प्रकार के जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्रमा का सृजन जो है होगा एक मेल और एक फीमेल से, और वो कौन होंगे? शिव और शक्ति। शक्ति मतलब पार्वती और शिव जो है महादेव। यह जो है उसका अर्थ है। तो उसके पीछे के जो है तर्कों को जानना जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो है ना, ये धर्म का सहारा नहीं लिया गया है, हर जगह जो है क्या है? धर्म का सहारा लिया गया। विश्व के हर एक समाज में, प्रत्येक समाज में धर्म का सहारा लिया गया। और इसके पीछे का जो तर्क है वो तर्क यही है स्वीकारोक्ति, कि व्यापक समाज कैसे उन मान्यताओं को स्वीकार कर ले। और जब तक व्यापक समाज स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका कोई अर्थ मतलब ही नहीं। और हमारे पास थोपा गया हर चीज, विचार क्या हुआ? थोपा गया। हमारा मंदिर है, भारतीय सनातन परंपरा का मंदिर है, अंग्रेजी में नाम दे दिया गया टेंपल। मंदिर और टेंपल दो अलग चीज। मंदिर और टेंपल एक चीज है ही नहीं, दोनों का अर्थ ही अलग है। टेंपल जो है टेम्पलम नाम के ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डिराइव किया गया। और टेम्पलम का अर्थ होता है अ प्लेस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। अ प्लेस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स यानी धार्मिक गतिविधियों का स्थल। और मंदिर का अर्थ होता है भगवान का घर। दोनों का जो है अर्थ एक हुआ नहीं? तो मंदिर क्या हुआ? भगवान का घर। इसलिए आप देखते होंगे कि सबरीमाला के केस में आपने सुना होगा कि महिलाओं के प्रवेश, खास करके जो 12 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से जो है कम उम्र की महिलाएं हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध है वहां जो है जाने का। बाकी 45 से अधिक महिलाएं जा सकती हैं उम्र की, और 12 से कम उम्र की जो बच्चियां हैं वो भी जा सकती हैं। ये केस जो है आज भी लंबित है ना सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग जो है सुनते होंगे कि जो है महिलावादी जो है, जो जितने भी आंदोलनकारी हैं, वो कि क्यों नहीं जो है महिलाएं जो है प्रवेश करेंगी। ये जो है डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा आई डोंट नो, लेकिन मंदिर का पक्ष जो है सबरीमाला मंदिर का पक्ष समझिए। सबरीमाला मंदिर का पक्ष है कि मंदिर, ये टेंपल है ही नहीं, ये क्या है? मंदिर। तो मंदिर किसका है? भगवान। और भगवान के ट्रस्टी यानी संरक्षक मानव है। उनके धार्मिक स्थलों के संरक्षक कौन है? मानव। तो जो ट्रस्टी है वो भगवान के बिहाफ पर डिसीजन जो है लेते। तो ट्रस्टी ने डिसाइड किया कि भगवान अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला। भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं। तो आप जो है देखते होंगे हमारे यहाँ कई जो है वो जो धर्मगुरु ब्रह्मचारी जो है होते हैं, वो जो है किसी जो है स्त्री या कन्या अगर उनका पांव छूना चाहती है तो पीछे हट जाते हैं। देखा है ना ऐसा? क्योंकि वो स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि जो अयप्पा हैं वो ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, महिलाओं का एज, जो प्यूबर्टी का जो एज है, मासिक धर्म का जो एज है वो 12 से 45 जो है, इसलिए 12 से 45 वर्ष की जो है महिलाएं जो है वो वहां प्रवेश नहीं करेंगी। अच्छा बोलिए कि ट्रस्ट को क्यों मान्यता दे दी गई? तो आपने जो है सुना होगा कि जब राम जन्मभूमि विवाद जो है हो रहा था, तो राम लला जो है, भगवान राम लला
एक जो है वो वादी थे, सुना है ना। और भगवान रामलला को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? राम जन्मभूमि ट्रस्ट। यानी भारत में संविधान के अंदर, न्यायपालिका के अंदर भगवान को भी वादी माना गया है, और उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? तो ट्रस्ट करेगा। इसलिए जो भूमि आवंटित की गई, वो भूमि किसको आवंटित की गई? भगवान रामलला को आवंटित की गई। आपने सुना होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते वक्त कहा था कि इट इज अ मैटर ऑफ लैंड डिस्प्यूट, और संविधान की व्याख्या भाई अब उससे ज्यादा तो कोई कर नहीं सकता। तो हमें जो है चीजों को इस प्रकार से न्यूट्रलाइज होकर जो है हमें समझने की जरूरत है। अब सबरीमाला के केस में जो न्यायालय जो है फैसला देगा, हमें उसका सम्मान करना है। वो कह दे कि जब हाँ ठीक है जो है अनुमति है तो ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में भी जो है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, और तृप्ति देसाई नाम की महिला ने जो है केस जब किया तो उनका वहां पर प्रवेश की इजाजत दे दी गई। क्यों इजाजत दी गई? तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, और तृप्ति देसाई ने जो है कोर्ट में यह कहा कि भगवान जो है शंकर ये स्वयं जो है गृहस्थ जीवन में है, ये कोर्ट में मेंशन्ड है। इसलिए किस आधार पर जो है आप स्त्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध जो है लगाए हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ जो है जाइए प्रवेश कीजिए। ये समाज जो विषय है ना बेटा, फिर से कह रहा हूं, 30-35 नंबर लाना 100 में बड़ा आसान है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो जो है, और उसी प्रक्रिया में हम लोगों को जुड़ना है, और वो जब नहीं जुड़ेंगे तो हम जो है फिर वहीं खड़े रहेंगे। और ये कतई नहीं होता है कि मैं जो बोलूं उसको आप बिना तर्क का स्वीकार कीजिए। आपके मन में द्वंद्व है, आपके मन में प्रश्न है, जरूर पूछिए। मैं नहीं चाहता हूं कि बगैर तर्क के आप स्वीकार कीजिए किसी भी बात को। हाँ। भारत में विविधता रही है, शुरू से रही है। हाँ, भारत में विविधता है, और विविधता के बाद भी भारत में एकता है। आपको पता है भारत में कितनी जो है बोलियां हैं? भारत में 22,000 बोलियां। भारत में 22,000 बोलियां। ठीक है, भारत में जो है इतनी बोलियों, इतनी भाषाओं के बाद भी जो है एकता है। कैसे एकता है? तो देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम जब बात करती है तो किस भाषा में बात करती है? इंग्लिश में बात करेगी? नहीं नहीं, उसकी बात नहीं। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो है, जबकि धोनी नहीं बोलता है बॉल मार बॉल मार, सीधा डाल सीधा डाल, किस भाषा में बात करता है? हिंदी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बोलेगा तो ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिशर्स क्या होंगे? समझ जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान वाले समझ सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स और वो तो नहीं समझ सकते ना। और हाँ, और पाकिस्तान के साथ ऐसे भी हम लोग क्रिकेट कम खेलते हैं। हाँ, तो समझिए बात को। अच्छा, यही नहीं, भारत में आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो होती है, तो आर्मी में जवान जो है वो केवल यूपी बिहार के होते हैं? तो तमिलनाडु का भी होता होगा ना। और उसको जो है जो जवानों को जो ट्रेनिंग दी जाती है तो किस भाषा में दी जाती है? तो चाहे नागालैंड का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरल का हो, उसको ट्रेनिंग हिंदी में दी जाती है। पैरामिलिट्री में सीआरपीएफ का जवान है, सीआरपीएफ के कैंप में चले जाइए, उसको सारा इंस्ट्रक्शन जो है किस भाषा में दिया जाता है? हिंदी में। भारत में एकता, भारत में एकता बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता में एकता। क्या भारत में सर्वाधिक स्वीकृत भाषा यही है ना? तो अगर कोई जो है मान लीजिए कि हम लोग जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ये डू, क्या समझा आपने? कुछ नहीं समझा? नहीं समझा ना? तो मुद्दा है, ये तेलुगु लैंग्वेज था, ठीक है, जिसमें सुनो सुनो को जो ये डू करते हैं। अब मुद्दा है क्या कि जो है आपको पता ही नहीं, लेकिन हिंदी जो है वह क्या है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए जो है हिंदी जो है वह को समझना अन्य भाषाओं के मुकाबले सरल है। दूसरा जो है वो देखिए, अगला तर्क समझिए, चाहे कन्नड़ भाषा हो, चाहे तेलुगु भाषा हो, चाहे मलयाली भाषा हो, चाहे मराठी भाषा हो, इन भाषाओं का जन्म जो है वह संस्कृत से हुआ है, और हिंदी का भी जन्म संस्कृत से हुआ है। तो कई शब्द जो है वह क्या होते हैं? आपस में मिले हुए होते हैं। तो कई शब्द मिले हुए होते हैं, तो उसकी वैसी स्थिति में जो है समझना आसान हो जाता है। जैसे जो है कन्नड़ में भी जो है रेनफॉल को वृष्टि कहा जाता है, और बांग्ला में भी वृष्टि कहा जाता है, और संस्कृत में भी वृष्टि कहा जाता है, और हिंदी में वर्षा कहा जाता है। लेकिन एक हिंदी बोलने वाले को अगर वृष्टि जो है कहा जाए तो समझ में आ जाएगा, और वर्षा भी जब बोला जाए तो भी समझ। इसलिए जो क्या हो गया, हिंदी को ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। यानी हमें किसी भाषाओं का हम लोग असम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि भारत के एजुकेशन पॉलिसीज में फ्लॉज है। आप देखते होंगे जो निजी स्कूल जो है चलते हैं, उन निजी स्कूल में कहीं पर फ्रेंच पढ़ाई जाती है, कहीं स्पेनिश पढ़ाई जाती है, कहीं जापानीज पढ़ाई जाती है, होता है ना, थर्ड लैंग्वेज के रूप में, क्लास 6 से क्लास 10 के बीच में। मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा सुझाव के तौर पर कि भारत में अन्य भाषाओं को, बांग्ला को, गुजराती को, मलयाली को, तेलुगु को, तमिल को, इन भाषाओं को सिखाना चाहिए, ना कि जो है फ्रेंच और जर्मन जो है वो। हमारे मन में यूरोपियन सर्वश्रेष्ठता का भाव भर दिया गया, और उस यूरोपियन सर्वश्रेष्ठता से ग्रसित होकर हम जो है जर्मन सीख रहे हैं। जीवन में कभी काम नहीं आना, और अगर जो है जर्मनी में नौकरी लगेगी तो हम जर्मन सीख लेंगे। लेकिन अगर हम तमिल जो है जानते हैं तो हम भारत की इंटीग्रिटी में ज्यादा मदद कर सकते हैं। हम अगर मलयाली जानते हैं तो भारत की इंटीग्रिटी में ज्यादा मदद कर सकते हैं। हम अगर तेलुगु जानते हैं तो भारत की इंटीग्रिटी में ज्यादा मदद कर सकते हैं। हम बांग्ला जानते हैं तो भारत की इंटीग्रिटी में ज्यादा मदद कर सकते हैं। नहीं तो जो है जाकर बंगाल में जो है आमी बांग्ला बुझ तो पारी ना।
तो ये इंटीग्रिटी नहीं होगी, इंटीग्रिटी इससे होगी। तो भारत में जो विविधता है उस विविधता में एकता लाने का हमारा विषय रहेगा कि विविधता में एकता हम लोग कैसे लाएं, ये रहेगा विषय। आज तो हम लोग केवल ओवरऑल जो है क्या कर रहे हैं, सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सिलेबस जो है कितना डाइवर्सिफाइड सिलेबस है और कितना जो है जैसे इंडिया की डाइवर्सिटी है वैसे ही ये सिलेबस भी डाइवर्सिफाइड है। और हर चीजों को समेट कर जो है जब हम लोग एक मंच पर जो है आएंगे तब जो है वो निश्चित तौर पर हमें कुछ जो है अच्छी चीजें जो है सब सामने उभर कर सामने आएंगी। और मेरी पूरी क्लास जो है वैचारिक ज्यादा होगी रादर देन जो है वो राइटिंग वर्क्स भी कराऊंगा, करा दूंगा, मैं ऐसा नहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वैचारिक क्लास ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यह विषय ही जो है वैचारिक है, इसलिए आपको वैचारिक जो है चीजों पर तैयार रहना पड़ेगा कि हम लोग वैचारिक जो है बातों को अधिक से अधिक करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। हाँ प्लीज शांत जाइए सब लोग, अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए। हाँ कहाँ कॉस्मिक कॉस्मिक वेव्स है वो उसके शेप के कारण आती है। हाँ देखिए देखिए मैं आप लोग को एक दिखाता हूँ। देखिए जो कॉस्मिक वेव जो है ना रिसीव करता है उसका एक एक्यूरेट जो है वो एंगल है, वो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए ये दरअसल पिरामिड में जो एंगल है ना 51 डिग्री 50 मिनट, इट इज नोन एज गोल्डन एंगल, इट इज नोन एज गोल्डन एंगल। जब जो है वह उसकी सारी भुजाएं 51 डिग्री 50 मिनट पर होती हैं तो वह सबसे अधिक मात्रा में कॉस्मिक वेव्स रिसीव करता है। ठीक है, और इसी शेप को कहां लिया गया, मंदिर में। इसका फॉर्मूला भी डिराइव करके जो है दिखाया गया है। जिसको मैथमेटिक्स जो है ये एमएससी में जो है पढ़ाई जाती है, इसलिए जो है ये फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाया गया। मतलब बीएससी तक ये जो है नहीं है, एमएससी में जो है पढ़ाई कुछ भी ऐसे नहीं है। यानी जो धर्म है ना वो धर्म भी वास्तव में क्या है, विज्ञान है। धर्म भी विज्ञान है। क्योंकि हम लोगों को सिखाया गया कि भाई जो है यूरोपियन श्रेष्ठ हैं और ये है। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है की हालत खराब है, सबको पता है। यह तब है जब अकेले भारत से 190 साल में 44 ट्रिलियन डॉलर जो है लूट कर ले गए। कितना लूट कर ले गए, 44 ट्रिलियन डॉलर जो है हमारे यहां से लूट कर ले गए। तब उनकी जो इकोनॉमी आज जो है हालत खराब है। अभी कुछ साल पहले ब्रिटेन ने अपना यूरो टनल जो है बेचा है। यूरो टनल इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है बेच रही है वहां की सरकार। हमें सिखा दिया गया बच्चा केवल यूरोपियंस जो है वो श्रेष्ठ है, हमें सिखा दिया गया। और चूंकि हम लोग उनके शासन व्यवस्था में लॉर्ड मैकाले के जो है एजुकेशन सिस्टम में आज तक जी रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए। गोरी चमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं, गोरी चमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाले जो है समय है 20 सालों में यूरोप के राष्ट्र जो है बहुत ही जो है पीछे जो है नजर आएंगे इकोनॉमिक फ्रंट पर, बहुत पीछे। चलिए कल मिलते हैं।